भूत प्रेत से जुड़ा कोई भी लेख, कहानी या फिर फिल्म इंसानी मस्तिष्क को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं, लेकिन सच यही है कि इस पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई इन्हें अपनी आंखों से ना देख ले या फिर कोई इन्हें महसूस ना कर ले। ऐसा ही कुछ तथ्य भूत बंगलों से जुड़ा हुआ है जिस पर वो व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करता जिसने वहां मौजूद पारलौकिक शक्तियों का अनुभव ना किया हो। आज हम आपको ऐसे ही कुछ विश्व प्रसिद्ध हॉन्टेड हाउस के बारे में बताएंगे जिनके भीतर बुरी आत्माओं का वास तो है, लेकिन जहां कुछ लोग इसे सिर्फ मनगढ़ंत कहानी मानते हैं तो कुछ इन जगहों का नाम सुनकर भी काम जाते हैं। 1. व्हाइट हाउस। जी हाँ, विश्व के सबसे ताकतवर आदमी का निवास स्थान व्हाइट हाउस सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता क्योंकि वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि यहाँ अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स, जिन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, की आत्मा आज भी इस स्थान को छोड़कर नहीं गई है। बहुत से लोगों ने यहाँ किसी बूढ़े व्यक्ति को घूमते देखा है जो एक ही नज़र में आंखों से ओझल हो जाता है। कुछ लोग इस बूढ़ी परछाई को लिंकन की आत्मा कहते हैं, लेकिन इस परछाई के पहनावे और व्यवहार से इसे जॉन एडम्स का ही प्रेत कहा जाता है। 2. द शूनर होटल, इंग्लैंड। विश्व का सबसे पुराना और सबसे भूतहा स्थान है ये होटल। इतिहास के महान चरित्र किंग जॉर्ज तृतीय और चार्ल्स डिकन इस होटल में बहुत समय तक रुके थे। उन्हें यहाँ ठहरना पसंद था। वैसे तो ये होटल आज भी आमजन के पूरी रात खुला रहता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ ठहरने का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ब्रिटेन की एक पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यह पाया है कि यहाँ प्रेत आत्माएं अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुकी हैं और उनके साथ समीपता रखना इंसानों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस होटल के कमरे 17 और 28 बेहद खौफनाक हैं। यहाँ ठहरने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी जान नहीं बचा पाया है। 3. ला लॉरी हाउस, अमेरिका। सन 1800 के शुरुआती दौर में इस होटल में मैडम ला लॉरी रहा करती थी। दुनिया के सामने वह एक बहुत अच्छी महिला के तौर पर रहती थी, लेकिन पीठ पीछे वह अपने गुलामों और नौकरों के साथ बहुत बुरा और अमानवीय सलूक करती थी। एक रात उनके एक गुलाम ने उस घर में आग लगा दी जिसमें जलकर ला लॉरी की मौत हो गई, लेकिन उस आग में सिर्फ उनका शरीर जला था क्योंकि उसकी आत्मा आज भी वही भटक रही है और वहां आने वाले लोगों को यातनाएं देती है। लोगों ने कई बार वहां अजीब सी आवाजें सुनी हैं जो सुनने में बेहद डरावनी होती हैं। 4. द टॉवर ऑफ लंदन, इंग्लैंड। एक समय था जब इस जगह इंग्लैंड की खतरनाक कुख्यात हस्तियों को बंदी बनाकर रखा जाता था, जिनमें से कई बंधकों के सिर काट दिए गए या उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उन्हीं मृत बंधकों की खतरनाक आत्माएं आज यहाँ भटकती हैं और आने जाने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती हैं। लोगों ने कई बार यहाँ दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी हैं और कटे सिर वाले शरीर को घूमते हुए देखा है। 1. हर जगह भूतों के होने के अलग अलग मामले सामने आते हैं। ऐसे ही बल्गेरिया देश के भूतों के बारे में माना जाता है कि ये अलग अलग रूप बदलकर लोगों को परेशान करते हैं। इस देश में ऐसी आत्माओं को अतृप्त आत्मा माना जाता है जो अपनी अधूरी रही इच्छा को पूरा करने के लिए बदला लेने आती है। जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है वो अगले जन्म से पहले अपना समय भूत बनकर बिताते हैं। बुल्गारिया में जब कोई इंसान अपनी आत्मा छोड़ने से मना कर देने के बावजूद मर जाता है तो उस इंसान के मर जाने के 40 दिन बाद वो खुद अपनी कब्र से बाहर निकल जाता है और इंसानों का खून पीता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसे भूतों की नाक में केवल एक ही छेद होता है और इनकी जीभ सिरे से आगे 2 भागों में कटी रहती है। यहाँ के भूतों को उद्यमी भूत भी कहते हैं क्योंकि ये खून नहीं मिलने पर खाने पीने की चीजें भी खा जाते हैं। इनसे बचाव के लिए वहाँ के लोग घरों के बाहर गोबर का धब्बा लगाते हैं। मुझे ये जानकारी जब मिली तो मुझे ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन सच्चाई यही कहती है, इसलिए कहते हैं ऐसे होते हैं बल्गेरिया के भूत। 2. गोवा का नाम सुनते ही आपको गोवा के सुंदर बीच और होटल में मौज और मस्ती याद आएगी। गोवा भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल है। गोवा में हर साल हजारों सैलानी आते हैं, लेकिन गोवा में कुछ ऐसी जगहें भी है जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं होगा। आइए हम आपको गोवा के उस सबसे प्रेतबाधित स्थान से रूबरू करवाते हैं। दक्षिणी गोवा में वलसाव से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कांसुलिम गांव में थ्री किंग चर्च नाम का एक चर्च है जिसको स्थानीय निवासी प्रेतबाधित मानते हैं। यहाँ हर साल 6 जनवरी को दावत का आयोजन होता है। इस चर्च को क्यों प्रेतबाधित मानते हैं और क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए आगे पढ़े। कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ 3 पुर्तगाली राजा रहते थे और वो हमेशा उस जगह पर राज करने के लिए हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन पुर्तगाली लोकतंत्र के नियम कानून से बंधे होने के कारण वो राज नहीं कर सकते थे। इस समस्या से परेशान होकर एक राजा जिसका नाम होलगेर था, उसने बाकी के दोनों राजाओं को इस चर्च में बुलाया और उन्हें जहर देकर मार दिया। जब स्थानीय लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस राजा को घेर लिया, लेकिन उस राजा ने भी मौत को गले लगाना मुनासिब समझा और उसने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इन तीनों राजाओं की समाधि इसी चर्च में बना दी गई। तब से ऐसा माना जाता है कि यहाँ उन तीनों राजाओं की आत्मा भटकती है। स्थानीय लोगों में यहाँ अजीब सा रूहानी ताकत होने का महसूस किया है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के ग्रिप टीम के सदस्य निखिल भट्ट ने इन सबको अपने कैमरे में कैद किया और रूहानी ताकतों को महसूस किया। फिर भी दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, मानो या ना मानो। 3. दोस्त है जिसे वो अपने जीवन में सबसे बुरा समय मानता है, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई न कोई हमेशा उन परिस्थितियों में मदद के लिए पहुंच जाता है। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी ही घटना का उल्लेख करने जा रहा हूं।
ये घटना मेरी मौसी के बेटे जिनका नाम अजय है उनके साथ घटी थी। वो मेरे बड़े भाई हैं और ये घटना भी काफ़ी पहले की है जब वो करीब 8 साल के रहे होंगे। तब मौसी कानपुर मेडिकल कॉलेज के पास हेलेट में रहती थीं। भैया के दादाजी काफ़ी जाने माने इंसान थे, वहाँ की अच्छी खासी हस्तियों में उनका नाम था। आज़ाद मैगज़ीन काना के नाम से उनकी किताबों की अच्छी खासी दुकान थी और न्यूज़पेपर के कानपुर में सबसे बड़े हॉकर थे। उनका नाम कुछ और ही था मगर वहाँ सब उन्हें आज़ाद के नाम से जानते थे। आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध वो व्यक्ति अपनेपन, उदारता और सौम्य व्यवहार की परिभाषा थे। मैं भी उन्हें दादाजी ही कहता था और वो मुझे भी उतना ही प्यार करते थे जितना कि अपने पोतों को करते थे। हेलेट में रहने के कारण वो लोग कानपुर मेडिकल कॉलेज के बहुत पास रहते थे। अजय भैया और उनके बड़े भाई अक्सर मेडिकल कॉलेज के पार्क और बगीचों में खेलने जाया करते थे। वहाँ के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें कभी कोई मना नहीं करता था। रोज़ के जैसे ही दिन चल रहे थे, दिवाली आने को थी और बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी। दोनों भैया उस दिन साइकिल से खेल रहे थे। बड़े भैया ने अजय भैया को पीछे बैठा रखा था और वो दोनों वही मेडिकल कॉलेज से थोड़ी दूर पर ही साइकिल से घूम रहे थे। फिर घूमते हुए मेडिकल कॉलेज के पास आ गए। वहाँ पर बड़े भैया साइकिल से उतर गए और वहाँ के एक अंकल जो कि पहचान के थे उनसे कुछ बात करने लगे। साइकिल खड़ी थी और उस पर पीछे की सीट पर अजय भैया अभी भी बैठे थे। अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक अजय भैया साइकिल समेत नीचे गिर पड़े। वो अंकल और बड़े भैया उनके पास आए, उन्हें उठाया मगर वो बेहोश हो चुके थे। दोनों सोचा कि शायद संतुलन खोने की वजह से गया और वो उन्हें उठाकर घर ले आए। घर आने पर मौसी जी उनके मुंह पर पानी वगैरह छिड़का मगर उन्हें कोई होश नहीं आ रहा था। अचानक उनकी सांसें उखड़ने सी लगी और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अजय अजय, सब आसपास उन्हें उनके नाम से बुलाए जा रहे थे मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और आंखें भी नहीं खुल रही थी। मेडिकल कॉलेज पास ही था, इसलिए बिना देर किए वहां मौजूद सब लोग, वो अंकल, मौसी और मौसा जी भी भैया को लेकर सीधा इमरजेंसी में पहुंचे। डॉक्टरों ने सारी पूछताछ की और सबको बाहर करके जांच में लग गए। सर पर कोई चोट नहीं थी और न ही शरीर पर छोटी खरोंचों के सिवा कोई बड़ा जख्म दिखा। सांसें फिर उसे उखड़ने सी लगी और डॉक्टर ने ऑक्सीजन देने के मास्क लगा दिया। सांसें फिर भी कोई खास काबू में नहीं आई, थोड़ी थोड़ी देर में उखड़ने लगती और फिर जब प्रेशर आया जाता तो साधारण हो जाती। डॉक्टरों को बेहोशी की वजह का कोई पता नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी एक्सरे करवाया, वो भी नॉर्मल था, बिल्कुल भी कहीं से कोई खराबी नहीं दिखी। वहां दूसरी तरफ एक आदमी दौड़ा दौड़ा गया और दादाजी से बोल दिया कि आज़ाद जी, आपका पोता अस्पताल में है और बहुत सीरियस है। उन्होंने बिना किसी देर के दुकान में बिना ताला लगाए केवल शटर गिराया और सीधा मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। वहां सब उन्हें जानते थे, इसलिए उन्हें किसी से भी अपने पोते के बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर खुद आए और सारी परिस्थितियों से अवगत कराते हुए उन्हें भैया के पास ले गए। हालत काफ़ी नाजुक बताकर 5-7 डॉक्टर लगातार निगरानी में लगे थे। दिल की धड़कन मशीन में अपनी सीमा पर पहुंचने लगी थी और मशीन की आवाज़ ने हालत बयां करनी शुरू कर दी थी। डॉक्टर ने सबको बाहर कर दिया। अब तक मेरे मामा जी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। दादाजी रिसेप्शन के पास गए और अपने पहचान के डॉक्टरों को फ़ोन कर दिया। कुछ 10 मिनट के बाद ही वहां पर 5 डॉक्टर और आ गए जो कि उस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। दादाजी ने मिलकर उन्हें पहले सारी बात बताई। वो उन्होंने ने ध्यान से सुना और फिर बिना देर किए उस वार्ड की तरफ बढ़ गए जहां भैया को रखा गया था। उनके दरवाज़ा खोलने से पहले ही अंदर से बाहर आ रहे डॉक्टर ने दरवाज़ा खोल और प्रोफेसर को देखते ही कहा कि सर, कोई फ़ायदा नहीं है, लड़का मर चुका है। हालांकि ये बात उसने धीरे से कही, लेकिन दादाजी ने ये बात सुन ली और घबरा कर तेज तेज से रोने लगे। बाकी डॉक्टर और प्रोफेसर ने उन्हें संभाला और फिर उनमें से एक प्रोफेसर, जिन्हें सब प्रोफेसर त्यागी के नाम से जानते थे, उन्होंने खुद भैया को चेक करने को कहा और उनके साथ बाकी के 3 प्रोफेसर वार्ड में सहायक डॉक्टरों के साथ चले गए और बाहर एक प्रोफेसर अभी भी दादाजी के साथ थे और उन्हें समझा रहे थे कि प्रोफेसर को जांच करने दो, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मौसी जी को तब तक मौसा जी और मामा जी ने घर भेज दिया था, वरना न जाने उनकी क्या हालत होती। अंदर से आने वाली प्रोफेसर की आवाज़ें वहाँ मौजूद लोगों की सांसों को ऊपर नीचे होने पर मजबूर कर रही थीं। देखो धड़कन चली क्या, ठीक से यहाँ दबाव बनाओ, अब बताओ पैरों को देखो हिलते हैं या नहीं, जान है जान है, देखो थोड़ा हिल इसका हाथ। इस तरह के आवाज़ें लगातार सांसें ऊपर नीचे करती जा रही थी। फिर अचानक सारे प्रोफेसर शांत हो गए और करीब 10 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई। किसी अनहोनी की आशंका ने सारी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया था। तभी प्रोफेसर त्यागी बाहर आए और बताया कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है आज़ाद जी, बस प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इस बात से सबको राहत मिली थी मगर अभी भी प्रार्थना जारी थी। प्रोफेसर भी इस बात से बहुत परेशान थे कि जब सारी रिपोर्ट और एक्सरे सामान्य है तो फिर इतनी सीरियस हालत की वजह क्या है। फिलहाल प्रोफेसर उनकी निगरानी में लगे हुए थे और आनन फानन में कई एक्सरे दोबारा करवा लिए थे।
उन्होंने ये बात मामा जी और मौसा जी से भी कही कि हम अभी सिर्फ जो परेशानी आ रही है उसका इलाज कर रहे हैं, मगर इस बेहोशी और इस हालत की जड़ हमें नहीं मिल रही। सब कुछ नॉर्मल है, मगर पता नहीं क्या हुआ है और ऊपर वाले को क्या मंजूर है। अब सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़कर सब बैठ गए थे। घबराहट और बेचैनी ने दिमाग का चलना भी रोक दिया था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और किसके पास जाएं। रात होने लगी थी, मगर भूख प्यास से बेखबर दादाजी, मौसा जी और मामा जी हॉस्पिटल में ही जमे हुए थे। मोबाइल का तब जमाना नहीं था, इसलिए रिश्तेदारों में ये बात धीरे धीरे ही फैल रही थी। रात गहराती जा रही थी। घर से आया हुआ खाना जस का तस रखा था, मगर किसी का खाने का मन नहीं हो रहा था। फिर दादाजी को घर भेजकर मामा जी और मौसा जी ही केवल हॉस्पिटल में रुके थे और आईसीयू में भर्ती भैया की समय समय की खबर ले रहे थे। भैया की हालत वैसे ही बनी हुई थी, कोई होश नहीं था उन्हें। रात के करीब 1 बजे मामा जी सिगरेट पीने के लिए बाहर गए। वो सिगरेट पीते हुए टहल रहे थे और ये सोच रहे थे कि न जाने क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तभी पीछे से आवाज आई, काका भैया नमस्कार। मामा जी ने पीछे मुड़कर देखा और बिना मुस्कुराए जवाब दिया, अरे मन्नी लाल कैसे हो? हम तो ठीक हैं, आप बताइए इतनी रात को और यहाँ कैसे? उन्होंने मामा जी से पूछा। मामा जी ने शुरू से आखिरी तक सारी बात बताई। इतना कुछ हो गया, हमें बताया भी नहीं, हम तो यही हैं ड्यूटी पर बस। पीछे मुर्दा घर में, उन्होंने मामा जी परेशानी समझते हुए कहा। क्या बताए भैया, सुबह से तो खाने पीने का भी होश नहीं है। घर पर दीदी भी बेहाल पड़ी हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या होगा। मामा जी ने अपना हमदर्द समझकर अपना सारा डैक नम आंखों से उनके सामने रख दिया। भैया परेशान ना हो, बस 3 घंटे और रुक जाओ, सुबेरा होते ही बस हम अपना झोला ले आए, फिर देखते हैं कहीं कोई और बात तो नहीं है। उन्होंने मामा जी से कहा। देखो भैया, जैसा बन पड़े करो, बस ये ठीक हो जाए। मामा जी ने उनसे नाउम्मीदी से कहा। उसके बाद थोड़ा इधर उधर की बात की और वापस आकर मामा जी भी वही आईसीयू के बाहर बैठ गए। जस के तस रहकर किसी तरह से दोनों ने वहीं पर रात गुजार दी। रात भर भैया में कोई बदलाव न देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू से अलग एक वार्ड में स्थानांतरित कर दिया। सुबह दादाजी और मौसी जी भी आईं और रोते बिलखते किसी तरह अपने बेटे को देखा और फिर मौसा जी के साथ घर चली गईं। मामा जी ने दादाजी मन्नी लाल के बारे में बताया और उनकी इजाज़त मांगी। उन्होंने अपने बेटे के लिए जिस तंत्र मंत्र पर कभी विश्वास नहीं करते थे उसे भी इजाज़त दे दी। शायद कोई चमत्कार हो जाए और अजय ठीक हो जाए। मामा जी भी घर गए और जल्दी से जल्दी नहा धोकर वापस आ गए, क्योंकि उन्हें मन्नी लाल से जो मिलना था। खैर मन्नी लाल को आने में देर हुई, वो 6 बजे की बजाय 7:30 बजे आए, मगर उनकी आने में देरी को लेकर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मामा जी उनके इंतजार में थे और उनके आते ही सीधा उस वार्ड की तरफ बढ़ गए जहां भैया को डॉक्टरों ने रखा था। मामा आराम से जाकर अंदर दादाजी से बताने लगे कि जिनके बारे में बताया था वो आ गए हैं। लेकिन ये क्या, वो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। मामा जी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया, मगर फिर भी वही खड़े रहे, अंदर आने की कोशिश करते और फिर से वही खड़े हो जाते। ये देखकर मामा जी को अजीब लगा और मामा जी ने जाकर उनसे पूछा, क्या हुआ भैया, अंदर क्यों नहीं आ रहे? काका भैया, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का जिसकी चपेट में है वो इतनी प्रबल शक्ति है कि हम खुद को जिस विद्या से बांधे हैं उसके साथ हम इस कमरे में घुस ही नहीं सकते। उन्होंने ने थोड़ी सी माथे पर चिंता की लकीरों को उभर कर कहा। मामा जी इस बात से थोड़ा परेशान हुए और बोले, अब क्या करें भैया, अब कैसे क्या होगा? 4 मित्रों, हमने अक्सर सुना है कि कभी कभी कोई घर या इमारत में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिसका पता नहीं लग पाता कि उसको किसी प्रेत ने जकड़ रखा है या ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। हम अपने नए घर में प्रवेश से पहले इन्हीं दुरात्माओं से बचने के लिए हवन यज्ञ करवाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक इमारत के बारे में बताएंगे जहां मौत करती है इंसान का पीछा। भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में मशहूर मुंबई में ग्रैंड पैराडी टावर, ग्रैंड पैराडी टावर मुंबई हॉन्टेड नाम की इमारत है। इसका निर्माण 1976 में हुआ था। तब से लेकर आज तक यहाँ 20 से भी ज्यादा आत्महत्याओं के मामले सामने आए हैं, जिसने इस इमारत में रहने वाले बाशिंदों को दहशत में डाल रखा है। अधिकतर आत्महत्या के मामले इमारत की छत या खिड़की से कूदकर होने के सामने आए हैं। इन घटनाओं को न केवल इंटरनेट पर बल्कि देश के बड़े अखबारों में इस इमारत के बारे में बताया गया है। इन सारी घटनाओं की सच्चाई अभी तक कोई नहीं जान पाया, इसलिए यहाँ होने वाली घटनाएं लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इन सब कारणों से इस इमारत को भारत की 10 प्रेत बाधित स्थानों में से एक गिना जाता है। हमारे लिए ये सोचने की बात है कि अगर आत्महत्या का कोई कारण नहीं मिलता है तो क्या इस इमारत में कोई प्रेत का कब्जा है जो यहाँ के निवासियों को मौत के घाट उतारता है। हमने अक्सर देखा या सुना होगा कि अगर किसी घर में प्रेत का वास हो वहाँ कोई इंसान नहीं रह पाता। यहाँ की 8वीं मंजिल पर अधिकतर इन घटनाओं का अंजाम होता है, जो कि बड़ी अजीब तरीके से मौत के मामले सामने आए हैं। 2004 में एक बुजुर्ग दंपति इस इमारत की खिड़की से कूद गए थे। तब से यहाँ मौत का सिलसिला चालू हो गया। उसके कुछ दिनों बाद उसके बच्चे और पोते भी उसी तरह इमारत से कूद गए। इसके बाद हर साल कोई ना कोई मामला सामने आता है। इसके लिए वहाँ के निवासियों ने यज्ञ हवन करवाया, जिससे यहाँ मौत पर कुछ विराम तो लगा, लेकिन आज भी उसकी 8वीं मंजिल पर जाने से लोग कतराते हैं। 5
शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने अपने जीवन में तथाकथित वास्तविक भूतः कहानी ना सुनी हो। अपने बड़े बुजुर्गों या अन्य परिवारजनों से आपने कुछ ऐसे किस्से जरूर सुने होंगे जिन्हें सुनने के बाद आपके भीतर थोड़ी बहुत जिज्ञासा और अत्यधिक भय या दहशत पैदा हो गई होगी। कुछ विशेष स्थान भी ऐसे होते हैं जिन्हें आत्माओं का बसेरा माना जाता है। अभिभावक पहले ही अपने बच्चों को ऐसी जगहों से आगाह कर देते हैं। वैसे तो इस दुनिया में रहस्य और हॉरर से जुड़ी कहानियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ कई स्थान ऐसे भी हैं जो कहानियाँ नहीं बल्कि असल में रूहों और पिशाचों का निवास स्थान हैं। बेरी पोमेरॉय का महल टॉटनेस, इस महल से जुड़ी कहावतों और कहानियों का संबंध 14वीं शताब्दी से है। ऐसा माना जाता है यहाँ दो बहुत लोकप्रिय महिलाओं, सफ़ेद औरत और नीली औरत की आत्मा घूमती है। सफ़ेद औरत मार्गरेट पोमेरॉय है। मार्गरेट की बहन उससे बहुत जलती थी। इसी जलन के कारण उसने मार्गरेट को कैद कर दिया था। कैद और भूख के कारण मार्गरेट की मृत्यु हो गई। वहीं नीली औरत कौन है यह अभी तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन जो भी उस नीली औरत के पीछे जाता है वह कभी भी वापस नहीं आया। कोष्टक डोमिनिकन हिल, फिलीपींस। लोगों का मानना है कि युद्ध के समय जो लोग मारे गए थे उनकी आत्माएं यहाँ भ्रमण करती हैं। वे घायल सैनिक या मरीज जो जीना चाहते थे वह आज भी इस स्थान पर रहते हैं। दरवाजों को जोर जोर से खटखटाना, बर्तनों को तोड़ना और अजीब तरह से चिल्लाना यहाँ आत्माओं की पुष्टि करता है। एडिनबर्ग का महल, स्कॉटलैंड। इस मध्ययुगीन महल के विषय में प्रचलित कहानियां भी अत्यधिक भयानक हैं। देखने में यह महल बहुत खूबसूरत और आकर्षक है। इसके आसपास की जगह भी देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इस सुंदरता के बीच मृत लोगों की आवाज़ें और चीखें हैं। प्लेग और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय मरे लोगों की आत्माएं यहाँ घूमती हैं। कुछ लोग यहाँ कुत्तों की आत्माओं के होने की भी बात करते हैं। मोंट क्रिस्टो, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये स्थान बेहद खतरनाक है। लोगों का मानना है कि यहाँ एक महिला की आत्मा रहती है। पति के मृत्यु के पश्चात मिसेज क्रॉली नामक यह महिला 23 वर्ष में मात्र 2 बार अपने घर से बाहर निकली। आज यह अपने घर में किसी को भी घुसने नहीं देती। विशेषकर अपने कमरे में वह हमेशा अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती है। लाइटों का अपने आप जलना और बंद हो जाना इस मकान की एक सामान्य निशानी है। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे ही वह उस कमरे में गए उनकी सांस अपने आप बंद होने लगी, लेकिन कमरे से बाहर आने पर उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। कोष्टक एंशिएंट रैम इन इंग्लैंड। कब्रिस्तान के ऊपर बनी यह इमारत पूरी तरह आत्माओं के कब्जे में है। यहाँ अजीब सी आवाज़ें हर समय सुनाई देती हैं। घर में बदबू के साथ साथ असाधारण वस्तुएं भी मिलती रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हत्याएं होती थीं और बच्चों की बलि दी जाती थी। कोष्टक हाईगेट सिमेट्री, लंदन। ये स्थान लंदन का सबसे कुख्यात भूतहा जगह है। यहाँ सरकटी आत्माएं घूमती हैं। यह एक बहुत सुंदर और आकर्षक स्थान है। यहाँ आने वाले लोग इसकी कलाकारी के भी कायल हो जाते हैं। कार्ल मार्क्स को भी यहीं दफनाया गया था। स्क्रीमिंग टनल, ओंटारियो। स्क्रीमिंग टनल का रहस्य नाइग्रा फॉल्स से संबंधित सभी कहानियों में सबसे ज़्यादा भयानक है। ये टनल नाइग्रा फॉल्स को टोरंटो से जोड़ती है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस टनल में एक जलती हुई लड़की की आत्मा घूमती है। रात के समय वह इस टनल में बैठती है और माचिस से खुद को जलाकर पूरी रात चिल्लाती है। ओहियो यूनिवर्सिटी, अमेरिका। इस यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर परिसर हॉन्टेड माने जाते हैं। ब्रिटिश सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च का कहना है कि ओहियो यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे हॉरर स्थानों में से एक है। विल्सन हॉल, एक लड़की जिसे सब चुड़ैल मानते थे के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ था। वह लड़की अपने खून से इस हॉल की दीवारों पर असाधारण और रहस्यमयी कहानियां लिखने के बाद मर गई। वहीं वॉशिंगटन हॉल के विषय में ऐसा माना जाता है कि यहाँ उन खिलाड़ियों की आत्माएं घूमती हैं जो एक हादसे के अंदर मारे गए थे। कभी कभार उन्हें बास्केटबॉल खेलते भी सुना जा सकता है।